सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल फॉर साइंस। आज लेके आ गए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो, जो कि बहुत बढ़िया वीडियो बना है यार। मतलब हर एक चीज़ कवर करा दी गई है, हर एक चीज़ कवर करा दी गई है इसमें। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी और सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, सब चीज़ कवर है। उसके बाद सीधे पीवाईक्यू पे कूदो और एक्सरसाइज पे कूदो, है ना। सारे क्वेश्चन होंगे, मजे से देखो। चलो वीडियो में चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1। पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में देखें तो भी चैप्टर नंबर 1 है। और ये चैप्टर क्या है यार, आपका बेसिक बनाता है। इसमें आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखते हो, मतलब केमिस्ट्री से डील करना सीखते हो, केमिस्ट्री का ABCD सीखते हो। अगर ये चैप्टर नहीं आता तो पूरे साल, इनफैक्ट क्लास 11th क्लास 12th सब में आपको केमिस्ट्री एक हाइप बन के रह जाएगा, डर बन के रह जाएगा आपका। तो इसको बहुत आराम से पढ़ो, बहुत धीरे पढ़ो और बहुत मज़े से पढ़ो और बहुत बढ़िया पढ़ो इस चैप्टर को, है ना। तो आप बहुत सही जगह आए हो यार। अगर आपको इस चैप्टर से अभी तक डर लगता था या नहीं पढ़े हो, इस वीडियो के बाद आपका सब डर, इनफैक्ट ये चैप्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है यार? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंस with new chemical properties। पुराने सब्सटेंस का नष्ट होना, उसके जगह पे नया सब्सटेंस बनना, यही होता है केमिकल रिएक्शंस। और इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन, उसको लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। जैसे वाटर तो आप सब जानते होंगे कैसे बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। और लिखा क्या है? केमिकल रिएक्शन लिखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, है ना। ये केमिकल रिएक्शन है। और इसको जिस फॉर्म में लिखा है, जैसे उसके एट H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। H2O क्या है? वाटर। तो ये जो तरीका है लिखने का, रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई यार। केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय पे दूध का खुला छोड़ देना, क्या हाल होता है दूध का? आप भी जानते हो, आप सब जानते हो कि दूध फट जाता है। एन आयरन तवा, पैन, नेल, मतलब कोई भी लोहे का सामान अगर मॉइस्ट जगह पे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को सड़ा दें तो वो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। फूड इज़ कुक्ड, आप सब सोचो, सब्ज़ी खरीदते हो, सब्ज़ी कैसे खरीदते हो और बनने के बाद कैसा हो जाता है? वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्टेड इनटू बॉडी, फूड बॉडी में डाइजेस्ट हो जाना, हम खाते कैसे हैं, पेट में वो कैसा बन जाता है, डाइजेस्ट कैसे हो जाता है और निकलता किस फॉर्म में है, वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते हो तो लाइफ प्रोसेस का वीडियो ज़रूर देखना। अराउंड 3 घंटे का वीडियो है, सारा डाउट, मतलब फुल वीडियो है यार, वो उसको कुछ नहीं बचता। फिर आप कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। लाइफ प्रोसेस का वीडियो ज़रूर देखना। तो इन सब अबव सिचुएशन में नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज, मतलब इनिशियली ये कैसा था और फाइनली क्या हो गया, रिएक्ट होने के बाद कैसा हो गया, उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ये क्या है? आप इससे वंडर ज़रूर करोगे। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1। इस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब आप इसको अकेले मत करना यार, टीचर के प्रेजेंस में या किसी बड़े के प्रेजेंस में ही करना, क्योंकि इसमें हम फ्लेम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ पर आग लगा रहे हैं, तो अकेले मत करना, ठीक। अब देखते हैं ये रिएक्शन क्या है, मतलब एक्टिविटी क्या है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन, है ना। ये देखो मैग्नीशियम रिबन। अब इसको हम सबसे पहले साफ़ करेंगे, इसकी साफ़ सफाई करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि इस पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये क्या है? एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा? एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इससे रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। ऑब्वियस बात है। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। और Mg प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना। तो ये सब क्या चीज़ है? इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर वो एक्सपोज रहेगा, खुला रहेगा, तो ये सब बन जाएंगे। तो इन इम्प्योरिटीज़ के साथ डील करने से अच्छा है उसको साफ़ कर दिया जाए, जैसे ये बढ़िया से चल सके, बढ़िया से हमको प्रोडक्ट दे सके। सबसे पहले इसको साफ़ कर दिया गया है, इसकी साफ़ सफाई कर दी गई। अब ये प्योर मैग्नीशियम रिबन बन गया है। अब क्या करेंगे? इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। अब कोई भी चीज़ बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, इस बात को गांठ बांधो और कहीं भी बंद कर लो, है ना। मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज़ को जला रहे हो आप, उस पर आग लगा रहे हो, तो ऑक्सीजन होनी ही होनी है, नहीं तो उस पर फ्लेम नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा। क्या बन जाएगा? MgO। ये क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ऐश के फॉर्म में गिर रहा है, राख के फॉर्म में गिर रहा है। ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर। यहाँ पे जो फ्लेम है ना, फ्लेम किस कलर का है? फ्लेम भी वाइट कलर का है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो वाइट कलर का फ्लेम निकलता है, इस बात को याद रखो, पूछा जाता है ना। तो क्या लिखा है? क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। मैंने बता दिया इसको क्लीन क्यों करते हैं। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टोंगल, टोंगल मतलब चिमटी जिससे इसको पकड़ा गया है। बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैम्प और बर्नर, उसको जलाओ। कलेक्ट द ऐश फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास, है ना। कलेक्ट करो ऐश को जो वॉच ग्लास पे फॉर्म हो। वॉच ग्लास क्या होता है? एक प्लेट होता है जिस पे हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं या फिर देखते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, इसको आंखों से दूर रखना है, क्योंकि जो ऐश है वो आपके आँख में भी जा सकती है और हार्म कर सकती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? वाइट कलर फ्लेम, किस कलर का फ्लेम होगा? वाइट कलर का, और वाइट कलर पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? क्योंकि हम इसको बर्न कर रहे हैं। रिएक्शन Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। वाइट कलर का फ्लेम होता है और वाइट कलर का पाउडर। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, एक्टिविटी 1.2। इसको करने से पहले हम ये टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे क्या डिटरमाइन निकलता है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये सब क्राइटेरिया है यार। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम ये मानेंगे रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर पता करना है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसमें ऐसे चेंजेस होंगे, या तो उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड से या तो लिक्विड बन जाएगा या फिर गैस बन जाएगा, या गैस से लिक्विड बन सकता है ना। ये सब क्या है? स्टेट चेंज। और चेंज इन कलर, मतलब किसी भी कलर से दूसरे कलर में चेंज होना, चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई भी गैस निकल रही है तो भी हम मानेंगे रिएक्शन हो रहा है। या टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, वो फ्लास्क या फिर कंटेनर ठंडा हो रहा है, सोल्यूशन ठंडा हो रहा है या फिर गर्म हो रहा है, वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो अब देखते हैं ये एक्टिविटी। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो एक्टिविटी 1.2, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या आई? ये क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें चेंज क्या होगा? जो हमारा लेड नाइट्रेट है मतलब PbNO3 ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड है, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा? कलरलेस। और PbI2 येलो कलर की PPT होती है दोस्त, येलो PPT। प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जो चीज़ डिज़ोल्व ना हो, जैसे पानी में बालू डालो तो बालू क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट, है ना। जो डिज़ोल्व ना हो, नीचे ही पड़ा रहे, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। उसको PPT लिख के डॉट लगा देते हैं, या पूरा प्रेसिपिटेट आप लिख सकते हो। तो कलरलेस से येलो बन गया, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? चेंज इन कलर का, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, है ना। जिंक ग्रैन्यूल लेना है इन ए फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका रिएक्शन पहले देख लेते हैं। जिंक Zn प्लस उस पर क्या लगा दो? HCl डाल दो या फिर H2SO4 डाल दो। मान लिया HCl डाल दिया, अब क्या बनेगा? ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और हैंडल द एसिड विथ केयर, है ना। एसिड बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहना। ये सब एक्सपेरिमेंट आप घर पे मत करना। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंड अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर। बताओ, ये है उसका डायग्राम।
ये हमारा जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के टुकड़े, उसमें हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब क्या होगा यार, ये रिएक्ट होगा और उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। देखो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंड अराउंड जिंक ग्रैन्यूल? यस, H2 गैस इवॉल्व। ये क्या हो गया, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। और टच द कोनिकल फ्लैक्स, है ना, इसमें देखो आप टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यस ये क्या होता है, हॉट होता है। ये जो हमारा फ्लास्क है वो फ्लास्क गॉट हॉट, फ्लास्क गेट्स हॉट, मतलब हीट इवॉल्व हो गया, हीट इवॉल्व्ड। क्या हुआ, हीट इवॉल्व हो गया। हीट इवॉल्व होना कौन सा रिएक्शन होता है, किसी को पता है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताओ। अगर हीट निकल रहा है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ लिख देता हूँ, हीट रिलीज्ड, अगर हीट निकल रहा है, या हीट एब्जॉर्ब। अगर देखो हीट निकलता है तो जो हमारा कंटेनर होगा वो हॉट हो जाएगा और रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब सराउंडिंग में से हीट खींच ले रहा है वो रिएक्शन, तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और वो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखिए आप। मैंने बताया ना ये बेसिक है, पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है, तो इसमें हम सब बेसिक बातें ही पढ़ेंगे, छोटी मोटी बातें मगर मतलब छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें हैं सब। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। जैसे इंसान बड़ा आलसी होता है दोस्त, है ना, तो हम लंबे लंबे चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्वाइट लॉन्ग। जैसे अब इसको पूरा लिखो, इसी रिएक्शन को ऊपर वाले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना लंबी बात है। इतना लिखने के लिए साइंटिस्टों को आलस आता था, तो उन्होंने क्या किया, केमिकल इक्वेशन बना दिया, उसको छोटे छोटे फॉर्म में लिखना, है ना। अब इसको सिंपल कैसे लिख देंगे, Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 लिख दो, गिव्स MgO, है ना। तो इस लॉन्ग फॉर्म से शॉर्टर फॉर्म को प्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखो जो लेफ्ट साइड होता है मतलब जो कंबाइन होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज, है ना। अब बीच में प्लस साइन लगाया जाता है, कंबाइन करने के साइन को प्लस साइन। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो प्रोडक्ट होता है, हमारा प्रोडक्ट जो हमको मिला, वो हमेशा राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट किया जाता है, RHS। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो ख़त्म हो रहा है और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन अंडरगो केमिकल चेंज आर रिएक्टेंट। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लोगे, द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक, ये मैंने बता दिया कौन लेफ्ट हैंड साइड और कौन राइट हैंड साइड रहता है। राइटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखना है। इज देयर एनीथिंग शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। शॉर्टकट ही तो खोजते आते हैं हम हमेशा, लंबी लंबी चीज़ों से। मतलब केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना बड़ा चीज़ लिखने से बचने के लिए मोर कंसाइज एंड यूजफुल चीज़। एंड यूजफुल क्या करता है, आपका टाइम भी बचाता है, वर्ड्स भी बचाता है ना। Mg प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। आपको फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप इसको पीरियोडिक टेबल देखा करो। ये यार फार्मूला रिकॉल करना मतलब आप एक दिन बैठ कर रिकॉल मत करने लग जाना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ते रहो, साथ चलते रहो और फार्मूला अपने आप रिकॉल हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। सब इजी चीज़ है, इतनी चीज़ 100 बार आएंगी तो अपने आप ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक दिन में किसी को भी नहीं याद होता है यार, मुझे भी नहीं याद होता है एक दिन में, है ना। जब हम भी स्टार्ट कर रहे थे क्लास 10th में थे तो ये सब चीज़ नहीं याद होती थी। तो क्या करना है, देखो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि देखो इधर Mg का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक। ऑक्सीजन का एक एटम कहाँ गया, गायब हो गया, चिड़िया ले गई, नहीं। तो एक ऐसा अनबैलेंस्ड, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड
केमिकल रिएक्शन जहाँ एटम बोथ साइड बराबर ना हो। एटम नहीं बराबर है तो मतलब मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। मास क्या है, बोथ साइड सेम नहीं है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, है ना, किसी चीज़ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, है ना, वो क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, that is total mass of element present in product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element must be in reactant। reactant का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होने चाहिए दोनों साइड, है ना। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल इक्वेशन। ठीक, जैसे ये एक वर्ड इक्वेशन मतलब बड़ा फॉर्म, जिससे बचने के लिए हमने ये छोटा फॉर्म शॉर्टर इक्वेशन ले आया। क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, Zn का होता है जिंक का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4, है ना। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो मिल के क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे बैलेंसिंग का टॉपिक शुरू हो गया है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हमको बैलेंसिंग सीखना है। बैलेंसिंग पे एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो बैलेंसिंग पे ज़रूर आएगा, ये बात नोट कर लो। तो देखो रिएक्शन को यहाँ लिख देते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब आप एक टेबल बनाओगे स्टेप नंबर 1, जहाँ सब एलिमेंट का नाम लिखा होगा। एलिमेंट कौन कौन से, यहाँ पे जिंक है और हाइड्रोजन है और सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। दूसरे साइड पे यही है, जिंक सल्फ़र ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना। तो सब नाम लिख लिए, जिंक हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन। आप काउंट करो रिएक्टेंट साइड पे उसके कितने एटम है, जिंक के कितने एटम है, एक एटम, तो यहाँ लिख दिया एक। हाइड्रोजन के H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के आगे 2। सल्फ़र के एक एटम है, ऑक्सीजन के O4, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, रिएक्टेंट साइड 4 एटम। अब प्रोडक्ट साइड चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जिंक के 1, सल्फ़र के, हाइड्रोजन के 2 H2, है ना। सल्फ़र के 1, ऑक्सीजन के 4, तो बोथ साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। और अनबैलेंस्ड होता तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक, ये बात याद रख लो, अनबैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। कभी कभी स्केलेटल लिख के दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। ये हमको इक्वेशन दिया है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस रिएक्शन को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं इसको बैलेंस करना, हमको हमारे सामने चुनौती क्या है कि इसको बैलेंस करना है। तो Fe क्या होता है, आयरन होता है, H2O वाटर होता है, Fe3O4 ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक, देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द ईच फार्मूला। कह रहा है सबसे पहले बॉक्स बना दो। बॉक्स क्यों बना दो, जैसे इधर ऑक्सीजन का एक एटम है ना, वाटर में एग्जाम्पल। बॉक्स क्यों बनाना है, देखो H2O और उधर क्या है, ऑक्सीजन वाला है Fe3O4। तो अब इसमें बच्चे क्या देखते हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है, इधर ऑक्सीजन का 4 है, तो क्यों ना इसको यहाँ पे 4 बना दो, है ना।
और ये पूरा पूरा इक्वेशन रिएक्शन सब चौपट हो जाता है इससे। आप ऐसे फॉर नहीं बना सकते। इस वजह से बुक क्या कह रही है कि यहाँ पे बॉक्स बना दो और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बॉक्स बंद, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना, जो लिखना आपको बाहर लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूँ तो अब ऑक्सीजन के 4 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम, ये है तरीका। ना कि आप अंदर ही चेंज कर दो, अंदर चेंज कर दोगे तो पूरा पूरा मॉलिकुलर फार्मूला ही बदल जाएगा, रिएक्शन ही बदल जाएगी, है ना। तो आप अंदर कुछ नहीं चेंज कर सकते, इस वजह से पहले बॉक्स बना दो। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग। अब सेकंड क्या है, आप टेबल बनाओ, एलिमेंट का लिस्ट लिखो, रिएक्टेंट में कितने आइटम है उसके, प्रोडक्ट में कितने आइटम है उसके, उसका एक लिस्ट बनाओ। जैसे आयरन का कितना है, 1, रिएक्टेंट साइड आयरन 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। अब प्रोडक्ट साइड काउंट करो, आयरन का 3 है और हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 4 है। ठीक, तो हमने टेबल बना लिया, हमको पता लग गया कि किस में कमी है, किसको बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट द एलिमेंट। जैसे ये तरीका है, मोर कन्वीनियंट तरीका है, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है, देखो मैक्सिमम किस में है, ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर है 4, है ना, 4 है ऑक्सीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं अब, जिसमें सबसे ज़्यादा हो सबसे पहले उसी को बैलेंस करो। ये एक कन्वीनियंट तरीका होता है, आसान सा तरीका होता है। ठीक, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। अब इनिशियल देखो, रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है, 1, और किस में, वाटर में ही है, और प्रोडक्ट में कितना हो गया, 4। तो अब क्या करें, अगर हम रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। जैसे ये है रिएक्शन, देखो अब इधर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इधर 4 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया अब, है ना, इधर भी 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन, है ना। ये कहने का मतलब है ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इधर इसने 4 लगा दिया और इधर O4 तो था ही। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, आयरन एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर आयरन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट। अब इसमें से आप कुछ भी उठा लो, उसको पहले बैलेंस करना स्टार्ट करो। लेट्स से कि हमने हाइड्रोजन उठा लिया। अब हाइड्रोजन पहले कितना है, इनिशियल कितना हो गया, इसको बैलेंस करने के बाद जैसे हमने 4 लगा दिया तो अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया रिएक्टेंट में, 4 × 2। H2 में हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 2, और सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने, 8 हो गए, 8 इन रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, स्टिल 2 ही है, प्रोडक्ट साइड तो 2 ही है। अब बैलेंस करने के लिए इधर 8 है और इधर 4 है, तो 4 को मतलब इधर 2 है, अब इस 2 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 2 = 8। हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना, हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्या है, अभी भी हमारा आयरन बैलेंस नहीं है, तो अब क्या, आयरन को बैलेंस करने की बारी होगी। इनिशियल 1 इन Fe, देखो रिएक्शन Fe अभी भी 1 है और यहाँ पे Fe के 3 है, फाइनल 3 है। तो बैलेंस करने के लिए 1 × 3 कर दें, इधर 1 है, अगर हम इधर 3 कर दें तो मुझे लगता है आयरन बैलेंस हो गया। इधर 3 Fe, इधर भी 3 Fe, है ना। देखो इधर 3 लगा दिया, 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। अब स्टेप नंबर 6, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस रिएक्शन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ सारे एटम को काउंट करो, क्या दोनों साइड बराबर हैं। अगर नहीं बराबर हैं तो कुछ ना कुछ गलती हमसे हुई है। तो लेट्स काउंट करते हैं। रिएक्टेंट के साइड कितने आयरन है, 3 है, प्रोडक्ट के साइड 3 है। रिएक्टेंट के साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 × 4, 4 × 2 = 8 है। और इधर कितने हैं, प्रोडक्ट के साइड 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 1 ऑक्सीजन आइटम है ना वाटर में, जिसका 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 4। तो हाँ बैलेंस है, तो हम कह सकते हैं पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं यार, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने क्या किया, हिट किया, मतलब मल्टीप्लाई किया किसी से, बार बार हम ट्राई करते गए कि रिएक्शन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस रिएक्शन में हमको मतलब और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, इसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है ना। कितने 4 तरीके के फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है, ये तो आप जानते हो, है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्वस क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर वाटर का प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर वो अपने आयनिक फॉर्म में हो,
तो वो कैसा होता है, एक्वस फॉर्म होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आगे आएंगे। तो देखो आयरन सॉलिड होता है, यहाँ सॉलिड लिख दिया। वाटर गैस, मतलब यहाँ पे स्टीम है, वाटर का गैस, डैट मीन्स ये स्टीम है ना कि वाटर लिक्विड वाला है। Fe3O4 सॉलिड हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया, है ना। ये कौन सॉलिड होता है, कौन गैस होता है, अगेन ये सब चीज़ प्रैक्टिस से ही आता है यार। आप पढ़ते चले जाओगे, आपको पता लग जाएगा। जब केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो रही होगी आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। हर बार कोई नई नई चीज़ें नहीं आएगी, यही चीज़ रिपीट होगी, तो आपको पता होगा ये चीज़ सॉलिड होता है, यह चीज़ गैस होता है। तो इसको टेंशन नहीं लेना है, एक ही दिन लेके नहीं बैठ जाना कि आज मैं सब याद ही कर लूँगा। बस पढ़ते चले जाना है, प्रैक्टिस करते चले जाना है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं हम उसमें, कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के स्पीड को तेज करता है। ऐसा कोई भी कुछ रिएक्टेंट या कुछ उसमें डाल सकते हैं, वो क्या होता है, कैटलिस्ट। तो वो और भी इंफॉर्मेटिव बन जाता है। जैसे ये रिएक्शन देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये 340 ATM प्रेशर है, 340 ATM पे अगर ये रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, मिथनॉल, CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, ठीक। अब जैसे ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा पढ़ाया हुआ है ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर लिक्विड। यहाँ पे एक करेक्शन है यार, ये गैस होगा, ये एक्वस नहीं होगा, ये गैस होगा, ठीक, प्लस लिक्विड बन गया, है ना। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि जो इस पर इम्प्योरिटीज होती है, टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। एयर से धीरे धीरे रिएक्ट करती रहती है मैग्नीशियम रिबन, और ये एक लेयर जो बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए, ताकि हम रिएक्शन ईजिली करा सकें। और ये कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तभी मैं आपको पूरा बैलेंसिंग पढ़ाऊँगा। फिर इसको करते हैं। थर्ड, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। जैसे हमको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको भी पहले अच्छे से बैलेंसिंग पढ़ लेते हैं, तब इस पे आते हैं, है ना। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने क्वेश्चन नीचे रखा हुआ है, हम लोग बढ़िया से बैलेंसिंग एक बार पढ़ चुके हैं। बैलेंसिंग प्रैक्टिस, आओ यार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते हैं, चलो। सबसे पहला काम, एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसको बैलेंस करो, तो क्या करोगे आप, टेबल बनाओगे। क्या करोगे, टेबल बनाओगे। इधर एटम्स, है ना, इधर रिएक्टेंट साइड और इधर प्रोडक्ट साइड। कौन कौन से एटम इसमें, ये रहा कार्बन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लिख लो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, एटम रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। कार्बन के कितने एटम है यार, 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ठीक। अब प्रोडक्ट साइड देखो, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, ये नहीं हाइड्रोजन था सेकंड, हाइड्रोजन के भी 2 ही हैं, और ऑक्सीजन के 2 इधर 1 उधर 3, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 3 हो गए। अब इसको हमको करना है बैलेंस। सबसे पहले किसको बैलेंस कर लें, जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो। तो मुझे तो हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, आओ हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस करके देखें। हिट एंड ट्रायल मेथड यही है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, इधर है 2। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो ये भी कैसा हो गया, 4 और इधर 4, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया है। अब किसको करें, किसी को भी उठा लो। चलो कार्बन को उठाते हैं। कार्बन के इधर है 1 और इधर भी 1, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर है 2, इधर है 3, ऑक्सीजन के इधर 2 और इधर 3। अब इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद इधर 2 और ये 2, 4, है ना। इधर कितने हो गए, 4 और इधर 1। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो कैसा हो गया, बैलेंस हो गया मुझे लग रहा है। अब क्या करोगे, आप काउंट करोगे आफ्टर बैलेंसिंग। यहाँ पे आप एक रिएक्शन लिख देना, बैलेंसिंग। बैलेंस केमिकल रिएक्शन,
तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, नंबर लिखने पे ही मिलेंगे। क्या रिएक्शन हो गया यार, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब एटम काउंट कर लेते हैं, एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही है कि नहीं, ये इसी से पता चलेगा। एटम कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने हैं, एक है ना, इधर एक है, और इधर कितना है, एक। हाइड्रोजन इधर है 4 और इधर 2 2 जा 4, 4 4 बोथ साइड है। और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 2 जा 4, इधर 2 इधर और 2 2 जा मतलब 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4 4 4। तो बैलेंस्ड केमिकल हो गया है ना, ये कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। KClO3 टूटता है KCl प्लस O2 में। चलो सबसे पहला काम, चार्ट एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, पोटेशियम के 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन के 3। राइट हैंड साइड पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1 और ऑक्सीजन का 2। तो यहाँ पे मसला किस में फंसा है, ऑक्सीजन में ही फंसा है, बाकी सब तो मुझे बैलेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब इधर 3 है, अगर मैं इधर 2 लगाता हूँ तो इधर 4 हो जाएंगे और इधर 3 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं इधर 1.5 मतलब 3.2 लगा दूँ, 3/2, तो इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। बट ये रॉन्ग अप्रोच है, रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग अप्रोच है। तो हमको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक, नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग अप्रोच होती है, गलत तरीका होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का आप कभी 1.5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखे हो, 1.5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखे हो, नहीं, तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमको करना भी नहीं चाहिए। हालांकि हायर क्लास में लिखने के लिए कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर देते हैं, एग्जाम में अप्रोच हो जाती है ऐसी, लेकिन आप बोर्ड लेवल पे ऐसा नहीं करोगे, ठीक। तो अब क्या करें, अगर हम इधर 2 लगाते हैं तो अब इधर कितने हो गए 6, और इधर 3 लगा दें तो इधर भी हो गए 6, है ना। एक नंबर आगे बढ़ा के देखो तो क्या बैलेंस होता है, आपको एक नंबर आगे बढ़ा के बैलेंस करके चेक करना पड़ेगा। इसीलिए तो इसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है। ट्राई करते जाओ, कोशिश करते जाओ, कभी ना कभी हिट होगा ही, ठीक है। आफ्टर बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दो। अब तो लिख ही लोगे ना, 2 KClO3, है ना। ये देखो ये बैलेंस तो हो गया, लेकिन और अभी यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल देखो, चेक करते रहना पड़ेगा। अब इधर 2 लगाने के बाद क्या हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, है ना। पोटेशियम इधर 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगा दो। अब मुझे लग रहा है बैलेंस है, 2 पोटेशियम इधर, 2 पोटेशियम इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, ठीक। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसा हो गया, 2 KCl प्लस। अब देखते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस स्लेक्ट लाइम। COH2 का कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनाता है। सबसे पहला काम, चार्ट बना लेंगे हम लोग। एटम्स इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स और इधर राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स। चलो, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ये 4 के अलावा कोई भी और एटम दिख रहा है रिएक्शन में, नहीं दिख रहा है। नंबर ऑफ एटम काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड। हाइड्रोजन का इधर 1 और इधर 2, टोटल कितने हो गए 3। देखो ये OH क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, लेकिन हम इधर एटम से डील करें ना कि मॉलिक्यूल में, है ना। तो इधर 2 हाइड्रोजन लेंगे और नाइट्रोजन इधर हो गए 1, ऑक्सीजन इधर 3 और इधर 2, है ना, 2 और इधर 3, कितने हो गए 5। कैल्शियम 1। अब राइट हैंड साइड काउंट करो, कैल्शियम तो 1 ही है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 1 7। ऑक्सीजन कितना हो गया 7। और नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन कितना है 2। और हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन भी कितना है 2। अब ये करना है हमको बैलेंस। हाइड्रोजन के
हाइड्रोजन के 3 एटम राइट हैंड साइड में 2 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम राइट हैंड साइड में 2 एटम, ऑक्सीजन के 5 एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 7 एटम, कैल्शियम के 1 एटम दोनों ही साइड में है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ट्राई करो, आप पहले ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया ट्राई, मैं बताऊँ? देखो, सबसे पहले इसको उठाओ जिसके एटम्स ज़्यादा हों। तो मुझे तो ऑक्सीजन के एटम ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑक्सीजन को उठाता हूँ। 5 और 7 में कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसे मिलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता 5 और 7 बनाया जा सकता है, नहीं। तो हमको किसी ना किसी साइड बढ़ाना पड़ेगा एटम्स। चलो लेफ्ट साइड बढ़ा के देखते हैं। अगर इधर 2 लगा दें तो इधर कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड? 3 2 जा 6 और इधर 2, कितने एटम हो गए? 7, नहीं 6 7 8, इधर कितने हो गए? 8, लेफ्ट हैंड साइड कितने? 8। और राइट हैंड साइड देखा जाए, राइट हैंड साइड तो अभी भी 7 है, और अगर इधर 2 लगा दूँ तो 2 इधर और 3 2 जा 6 7 8। तो ऑक्सीजन तो इधर बैलेंस हो जाता है, दोनों साइड अगर हम 2 2 लगा दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और अब किसको देखें? हाइड्रोजन, चलो चेक करते हैं। हाइड्रोजन अब किधर इतने हो गए? इधर हो गए 2 HNO3 में 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 4। राइट हैंड साइड 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी मुझे अब बैलेंस दिख रहा है। अब किसको चेक करें? चलो नाइट्रोजन चेक करते हैं। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 और इधर भी 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस था ही, 1 1, दोनों साइड 1 1। तो यही हाइड्रोजन बैलेंस करते ही हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख देना, बैलेंस्ड रिएक्शन, और चार्ट बना देना लास्ट में सबके बराबर, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप बैलेंसिंग आपको पूरी क्लियर हो चुकी है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम इस पर मूव ऑन कर सकते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब तो आप उड़ा ही दोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम, है ना? तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ये सेकंड वाला, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है, इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर करना यार, पूरे क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे। थर्ड वाले में क्या करना है देखो, यह मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिया, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, है ना? क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग को ये सब चीज़ नहीं पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता था। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, है ना? सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब आप आराम से इसको बैलेंस करके चेक करना घर पे, मतलब घर ही पे तो मतलब क्लास के बाद, लेक्चर करने के बाद। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना? देखो पहला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का फॉर्म एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। मार्क करने वाला क्या बात है? इन वाटर। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना? ये फार्मूला तो पता ही लग जाएगा, लेकिन इन वाटर क्या बता रहा है? अभी मैंने आपको ऊपर एक बात बताई, एक्वस फॉर्म क्या होता है किसी चीज़ में अगर पानी डाला हो या फिर वो अपने आयनिक फॉर्म में हो। तो इन वाटर क्या कह रहा है कि दोनों ही चीज़ एक्वस फॉर्म में है ना? हमको इसमें फिजिकल स्टेट भी बताना है, स्टेट सिंबल। तो क्या है, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है, तो हमने ऐसे लिख दिया एक्वस। और रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, तभी तो उसमें सॉल्यूबल नहीं है, और वैसे भी आयंस में नहीं है तो सॉलिड ही होगा। एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन। तो ये कैसा हो गया? एक्वस फॉर्म। ठीक, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। वैसे यहाँ मैंने बैलेंस करके लिख दिया, यहाँ 2NaCl लगा दोगे तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर क्या बता रहा है यहाँ पे? इन वाटर क्या बता रहा है कि ये एक्वस फॉर्म में है ना? कैसा फॉर्म है? एक्वस फॉर्म है। और एसिड सॉल्यूशन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर HCl, ये भी कैसा हो गया? एक्वस फॉर्म हो गया। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड कैसा होता है? एक्वस फॉर्म में ही होता है, ये आप याद रखो। यहाँ प्रैक्टिस करते करते जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको रिकॉल करो, मतलब रिवाइज करते चले जाओ तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। एक बार और फास्ट करके वीडियो देख लेना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। NCERT इसीलिए हो रही है यहाँ पे। एक्वस और H2O लिक्विड, चेक कर लो जल्दी से बैलेंस है कि नहीं। सोडियम इधर भी एक, इधर भी एक, तो ऑक्सीजन इधर एक और इधर एक, ठीक बैलेंस है। हाइड्रोजन
इधर 2 और इधर भी 2, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। सो गाइज नाउ लेट्स टेक इनटू अकाउंट नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं एक बार ज़रा सा जल्दी से देख लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का डीकम्पोज होना। डेट मीन्स कोई चीज़ टूट के एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई चीज़ टूट के, है ना, कोई चीज़ टूटेगा तो 2 भाग में टूटेगा, है ना, 2 या 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, एक नहीं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसकी टोपी उसका सर, है ना, एक दूसरे की जगह लेने वाला रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी उसका देखते हैं एग्जांपल, प्लेस चेंज कर लेता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें चेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, मतलब इसमें 2 रिएक्टर रहेंगे और 2 प्रोडक्ट भी बनेंगे और दोनों का आयन चेंज होगा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो इन 5 वैरायटी ऑफ रिएक्शन से हमको डील करना है। तो चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स नहीं बदलते, है ना, मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम नहीं बदलते, बल्कि बस वो रीअरेंज होते हैं। मतलब किसी भी एटम में रिएक्शन में एटम डज नॉट चेंज, ओनली गेट रीअरेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ना कि चेंज होता है। जैसे आप सामने 2 रिएक्शन है देख लो, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन ही है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ही है। मतलब कोई भी नया एटम आ गया क्या, कोई भी नया एटम आ गया, आंसर इज बिग नो। कोई भी नया एटम नहीं आ सकता किसी भी रिएक्शन में, है ना। अगर आपसे पूछो कोई मॉलिक्यूल नया आ गया, तो हाँ मॉलिक्यूल आ सकता है, लेकिन एटम नहीं आ सकता, है ना। तो ये बात केमिकल रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटते और बॉन्ड बनते हैं और एटम का रीअरेंजमेंट होता है। इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो नंबर 1 टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाए, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल चूना होता है ये, वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड का मतलब क्या होता है, उसमें पानी मिला हुआ है, तो क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम आप याद करते चलो, बहुत जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया। 2 रिएक्टेंट फॉर्म्ड, नहीं 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। डू यू नो सेक्शन, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 से हमने स्लेक्ड लाइम बनाया, है ना, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। मतलब वाइट वॉशिंग में क्या यूज़ होता है, CaOH ट्वाइस, है ना। ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate on the walls. देखो ये रिएक्शन हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, नेचर में रहता है। और दीवार पे वाइट वॉशिंग मतलब क्या, जो पेंटिंग से पहले पुट्टी लगा देते हैं दीवार बराबर करने के लिए, या फिर प्लास्टर करते हैं ना, वही सब होता है वाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको गैस मिल गया, क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट,
इसका कॉमन नेम क्या होता है? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन ये क्या होता है? मार्बल। ठीक है ना, मार्बल यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन। ये क्या करता है? शाइनी कलर दे देता है, शाइनी फिनिश दे देता है वॉल को। धीरे धीरे 2 से 3 दिन लेता है, 2 से 3 दिन कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे रिएक्ट होकर दीवार शाइनी हो जाता है ना। जैसे नया नया पेंट हो तुरंत नहीं शाइनी होता, लेकिन कुछ दिन बाद शाइनिंग निकल के आता है उस पेंट का। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना। ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, ए सोल्यूशन ऑफ मतलब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें वर्डिंग्स का बहुत खेला है। ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। ठीक, आओ तो क्वेश्चन तुरंत ही कर लेते हैं। देखो, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। क्या होगा आंसर? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है? ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम मतलब प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, मतलब कौन सा क्या यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में? सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, है ना। और वो पूछा है कि ये बनता किससे है, तो बनता कैल्शियम ऑक्साइड से है ना। इसमें देखो, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो वर्डिंग्स मत फंसिएगा आप। नाउ लेट्स मूव ऑन। कुछ और एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कार्बन होता है, सिंपल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैंने क्या बताया था? कोई भी चीज़ बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं होगा नहीं तो नहीं होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ये तो शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। बैलेंसिंग देख लीजिए, है ना। यहाँ 2 हैं, मतलब इधर टोटल मतलब H2 प्लस O2 प्लस H2O था। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब बैलेंस करना है, इधर 2 इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन का 1 था तो हमने क्या कर दिया? इधर 2 लगा दिया। इधर वाटर 4 हो गए, मतलब हाइड्रोजन इधर 4 हो गए तो इधर भी 2 लगा दिया। ऐसे रिएक्शन बैलेंस हो गया। इन सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं डिस्प्ले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? 2 या 2 से सब्सटेंस ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया था। हीट इज़ रिलीज्ड, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन CH4 प्लस बर्न होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, आपको पता ही होगा, हमने लाइव प्रोसेस पढ़ लिया है पूरा अच्छे तरीके से। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर नहीं पता लग रहा है तो अभी आप सांस लो, मतलब सांस बाहर छोड़ो और देखो वो गर्म है कि ठंडी है। पता लग गया सबको? गर्म एयर बाहर आ रही है। गर्म किधर से आ रही है? सेल्स के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बने तो ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ से हीट निकली और वही हीट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ रही है। ठीक है, क्या यह सब बताया हुआ है। रेस्पायरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। द ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, है ना। खाना वाना पच गया, ग्लूकोज बन गया। अब जो ग्लूकोज टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन, है ना। एनर्जी मिलता है। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में हमने बढ़िया से पढ़ चुका है, आप जाके देख के आओ। जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देख के आए। ये क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल। और एक तो लास्ट एग्जाम्पल दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया वगैरह से होता है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखोगे। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं। ये सब एक्टिविटी हम लोग अभी जल्दी से फिनिश करके, ज़्यादा नहीं बचा है, टाइप ऑफ रिएक्शन बचा है, बस वही जल्दी से फिनिश करके सारे एक्टिविटी पे आ जाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है यार? किसी चीज़ का टूटना, है ना, स्प्लिट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? स्प्लिट, मतलब कोई भी सिंगल कंपाउंड, क्या? कोई भी सिंगल कंपाउंड जब टूटेगा, कोई भी सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में कोई भी सिंगल कंपाउंड टूटेगा तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। पूरा लिख देते हैं। ए कंपाउंड split into 2 or more substance
कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई भी चीज़ टूटेगी कैसे, उसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब हमको एनर्जी देना पड़ेगा, भले वो हीट के फॉर्म में हो या फिर लाइट के फॉर्म में हो, और इन सबसे भी नहीं टूटेगा तो हम क्या करते हैं, बिजली मरा देते हैं, है ना। बिजली से तोड़ देंगे, मतलब तोड़ के ही रहेंगे, चाहे हीट देके, चाहे लाइट देके, चाहे इलेक्ट्रिसिटी देके। तो जैसे पहला रिएक्शन लिखा है, हीट से तोड़ा गया है। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये क्या है, फेरस सल्फेट है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना, ग्रीन। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जब हम हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक सब्सटेंस टूट रहा है, दो या दो से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस मल्टीपल सब्सटेंस में टूट रहा है, वो क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हीट था। क्या हुआ है इसमें, यू कैन ऑब्जर्व डैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। एक सिंगल रिएक्टेंट ढेर सारे सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स मतलब उसको वाटर के साथ क्रिस्टलाइज किया गया है, तो इसका फॉर्मूला हो गया FeSO4.7H2O। ठीक, क्रिस्टल फार्मूला है ये। लूज वाटर हीटेड व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। अब हीट करोगे तो वाटर निकलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, किस में डिकम्पोज हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये तो बताइए, ये गैस है और ये गैस है और ये सॉलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने ऊपर बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, पता है ये नाम सबको ऊपर और डिस्कस हो चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। तो नाम आप कॉपी के लास्ट पेज पे सारे लिखते चले जाओ, नाम और कलर एक जगह पे सब नोट हो जाएं। It has many uses. One of the manufacture of cement when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. हीटिंग द्वारा तोड़ा गया क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, इसको हीट देंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है, लाइम स्टोन या फिर मार्बल, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। ठीक, एंड द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एक्टिविटी का रिएक्शन तो देख ही रखते हैं। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक, ये भी हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक, you will see that white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. ये कैसा हो गया, decomposition by light। ये हमारे पास कौन सा एग्जांपल आ गया, decomposition by light। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देंगे तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन, और सेम ऐसे ब्रोमाइड का भी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। और ये दोनों सिल्वर के रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पर तारा वारा बना के लिख लीजिए भाई, जितना तारा बना सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले होती थी, उसमें इन सब का यूज़ होता है। ये लिखा है अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, व्हाट फॉर्म एनर्जी कॉजिंग टीज डिकम्पोजिशन। मैंने बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, वेदर इट इज़ फॉर्म इन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है। उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट टूटते हैं एनर्जी एब्जॉर्व करके, और
मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी इन द सेंस हीट से है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल, हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग कूल, हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग कूल, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला हो गया CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स इन अबव विथ वाटर। अब एक्स हो गया हमारा CaO, वाटर के साथ स्लेक्ट लाइम बना लेगा प्लस हीट। अगर हीट निकल रहा तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। बताया है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है तो एक्सो। हीट एब्सॉर्ब मतलब अंदर इंडो अंदर अंदर, है ना, ऐसे याद कर लो। हीट एब्सॉर्ब इंडोथर्मिक, हीट रिलीज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in other, name this gas। एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी लौट के आते हैं बस। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, बीच में एक्टिविटी करते करते थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम टाइप ऑफ रिएक्शन सब लाइन से देखते चले जैसे आपको लाइन से चीज़ें याद होती चली जाएँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक दूसरे के पोजीशन पे हमला करना। जैसे डिफिनेशन लिखा दूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना, लिखा ही देता हूँ। इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, क्या हो जाते हैं वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे ये हो गया, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू, है ना। ये हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। कैसा कलर, ब्लू कलर। अब बोला है कि आयरन के डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, क्यों उसका कलर फेड हो जाता है, वाई इट्स ऑकर। बिकॉज आयरन क्या करता है, कॉपर की जगह छीन लेता है, डिस्प्लेसमेंट कर लेता है। Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4। क्या हुआ, Fe और आयरन में अदला बदली हो गया, Fe इधर और कॉपर इधर, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। एक दूसरे की मतलब एक की जगह दूसरा ले लिया, है ना। अब क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू, और यहाँ आयरन आ गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो डैट इज़ वाई copper sulfate solution color fades away when iron nail is dipped in. In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This is known as displacement reaction. Definition मैंने ऊपर लिखा दिया क्योंकि अच्छे से नहीं दिया हुआ है। अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो ZnSO4 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मेटल में डिस्प्लेसमेंट ZnSO4 प्लस कॉपर बाहर। और लेड प्लस CuCl2 क्या बन जाएगा, PbCl2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कॉपर बाहर। अब ये कौन सा रूल पे होता है, तो मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख के दे दिया है क्योंकि NCERT में नहीं दिया था, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसे रिएक्शन बोर्ड में आए हैं और मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट का आउटसाइड NCERT के क्वेश्चन आ रहा है तो उसके वजह से लॉस हो। मैंने कहा ना, इस वीडियो में हर चीज़ कवर्ड है, इसके बाद आप PYQs खोलोगे एंड यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज़ आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब क्या होता है, पोटेशियम से मैग्नीशियम तक हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम से लेड तक मॉडरेट रिएक्टिव और हाइड्रोजन से गोल्ड तक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव किसी भी मॉडरेट या लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्या मॉडरेट रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव कर सकता है, नहीं, है ना। तो यहाँ से यहाँ टिक, यहाँ से यहाँ
ठीक, लेकिन ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। जैसे आप एग्जांपल देखो, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है देन कॉपर, इस वजह से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। और देखो ये जिंक और कॉपर, जिंक किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है कॉपर से, इसलिए रिएक्शन हो गया। लेड और कॉपर, लेड कहाँ है, लेड ऊपर है कॉपर से। तो समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई भी ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं क्या लेड और सिल्वर में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? लेड ऑक्साइड को सिल्वर डिस्प्लेस कर सकता है? तो आंसर नहीं, लेड की जगह सिल्वर नहीं ले सकता, बिकॉज सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ लिखा भी हुआ यार, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए है, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे ऐसे ही काम चल जाता है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको आप पकड़ लें तो आपका काम आसान हो जाता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप क्या पकड़ोगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। कहाँ लिख दूँ डिफिनेशन, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दो। दोज रिएक्शंस in which two compounds react by exchange of ions to form new compound। ठीक है ना? क्या हो जाएगा हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होता है? कैटाइन एनाइन पहचानना जानते हो आप? जैसे पहला एलिमेंट, मेजॉरिटी केसेस में बता रहा हूँ, मेजॉरिटी, इसको गांठ बांध के मत रखने ना। मेजॉरिटी केसेस में पहला कैटायन दूसरा एनायन, पहला कैटायन दूसरा एनायन, किसी भी कंपाउंड में, है ना। जैसे बेरियम पहले आ रहा है तो वो कैटायन हो जाएगा, सल्फेट बाद में आ रहा है वो एनायन हो जाएगा, सोडियम पहले आ रहा है वो कैटायन हो जाएगा, क्लोरीन बाद में आ रहा है तो एनायन हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या करना है? एक्सचेंज ऑफ आयन करना है। जैसे पहले कैटायन दूसरे के एनायन के साथ चला जाएगा तो क्या बन गया? NaCl, है ना। प्लस माइनस जोड़ते हैं हमेशा, प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस क्या बन गया? BaSO4 और NaCl। समझ में आया? और एग्जाम्पल करना है डबल डिस्प्लेसमेंट का, कुछ सोचो आप, कुछ सोचो एग्जाम्पल, मैं बताता हूँ। देखो, लेट अस सपोज ये रिएक्शन है हमारे पास, AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनता है? AgCl प्लस NaNO3 NaNO3, है ना। अब प्लस माइनस खेलना सीखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या होगा? Ag प्लस है, माइनस चला जाएगा, क्या बन गया? AgCl। Na प्लस है, NO3 के पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा? NaNO3। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? और करना है? चलो एक और कर लो, BaCl2 प्लस Na2SO4 204 प्लस NaCl। ठीक, प्लस माइनस खेलना सीखो भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, क्या होगा? बेरियम चला जाएगा माइनस के साथ, बेरियम सल्फेट बन गया बेरियम सल्फेट, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, NaCl यहाँ पे बन गया। ठीक, समझ में आ गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट? अब कर लोगे सब। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या था? आयन टूट गया और वो एक PPT बन गया। PPT क्या होता है? मैंने पहले बताया था, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पे मैंने लिख दिया किस कलर का होता है बेरियम सल्फेट का PPT? वाइट कलर का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है,
पहले बात तो यही समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस यहाँ बता देता हूँ मैं। आप अगर जूम करोगे पीडीएफ को तो बढ़िया से दिखेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या हो सकता है? या तो मेरा फ़ायदा हो या तो सामने वाले का नुकसान हो, है ना। दोनों में मेरा फ़ायदा होता है, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन है, ठीक। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ये 3 पॉइंट है जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक। अब आओ देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे क्या है? द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद सल्फ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. देखो ये कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्या जुड़ गया? CaO। तो कॉपर का क्या होगा? कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो गया। If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as a reverse reaction take place. अब कॉपर ऑक्साइड को हम रिड्यूस करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस वाटर, ये दिया हुआ है रिएक्शन, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। देखो यहाँ Cu का हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बन गया? CuO। अब अगर इसी ऑक्सीडेशन को हमको हटाना है तो क्या कर देंगे? इसी का रिडक्शन करा देंगे, वापस बन जाएगा कॉपर, है ना। कॉपर वापस बन जाएगा और ब्लैक कलर वापस आ जाएगा उसका। ओके, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू रिड्यूस्ड। मैंने बता दिया ऊपर, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है ना। ये दिया है। और एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखो CuO है और यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन बिछड़ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, है ना। और H2 में ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अदर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो Zn से क्या हो रहा है? Zn क्या हो रहा है? Zn से हमारा ऑक्सीजन बिछड़ रहा है ना। ZnO से, ZnO से ऑक्सीजन बिछड़ रहा है, तो ZnO क्या हो रहा है? रिडक्शन, ZnO का रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक। यहाँ देखते हैं MnO2, MnO के साथ ऑक्सीजन है और इसके साथ Cl जुड़ रहा है, तो क्या हो गया? Mn का रिडक्शन, भाई ऑक्सीजन हट गया ना उसके पास से। और यह हमारा HCl, हाइड्रोजन के साथ Cl था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मैंने ऊपर बता दिया, चाहे ऑक्सीजन गेन करे चाहे हाइड्रोजन लॉस करे, दोनों केसेस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन, तो वो क्या होता है? रिडक्शन। ऊपर ही सब कवर्ड है, यहाँ पे सारे डेफिनेशन कवर्ड हैं जो घूम घूम के इधर उधर NCERT में दिए हुए हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग कोरोजन एंड रेंसिडिटी, एक टॉपिक रह गया है, उसे भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पर भर भर के आते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? 3 डेफिनेशन आपको बताया गया है। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन इन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपको क्लियर है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो एजेंट क्या होता है? जो वो काम करवाता है ना। जैसे आप टिकट बुक कराते हो तो टिकट बुक करने वाला क्या है? टिकट वाला एजेंट आपका काम करके दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? किसी को डेफिनेशन पता है इसका? देखो, द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation। अभी एग्जाम्पल से सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन वो क्या होता है? इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ ए लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा लिखना। और क्या डिफिनेशन हो सकता है इसका? द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन देगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो हो जाएगा एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट भी जल्दी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। द सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन is reducing agent, or the substance which removes oxygen is reducing agent। तो आप दोनों में से कोई भी डिफरेंशियल लिख सकते हो या दोनों ही लिख सकते हो। तो समझ में आया ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे देगा रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन जो दे देगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेगा, रिसीव कर लेगा ताकि सामने वाला रिड्यूस हो जाए, वो क्या कहला जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सबके समझ में ये बात नहीं आता है तो हमने इसका एक सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है। देखो, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो आप ये याद रखो कि रिएक्शन में जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन बातों को आप गांठ बांध के रख लो और डिफिनेशन याद कर लो और सारे के सारे सवाल हम लोग ईजिली टैकल कर पाएंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन सम एग्जांपल्स। जैसे ये है एग्जांपल। क्या है यार, कॉपर का ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन क्या देता है, कॉपर प्लस वाटर। ये है हमारा रिएक्शन। अब सबको किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ पहचानना आता है ना। इसके पास ऑक्सीजन है, कॉपर के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमको बताना है रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो रिडक्शन किसका हुआ, CuO का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो नहीं, जिसका रिडक्शन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ लिखा हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2। और जिसका रिडक्शन वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट है, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो डिफिनेशन में क्या लिखा था, डिफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, और ये ऑक्सीजन दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये था मतलब। तो या तो आप डिफिनेशन से समझ के कर लो या फिर इतनी बढ़िया हमारे ट्रिक से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आयरन प्लस Al2O3। ये एरो का साइन मतलब गिव्स, ये रिएक्टेंट मिले और क्या प्रोडक्ट बना, है ना। तो ये है गिव्स। इसी पे हम लोग एरो पे हम लोग दिखाते हैं जो फिजिकल स्टेट मतलब कंडीशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब हम इसी एरो पे ही दिखाते हैं। तो ये सब बेसिक बातें तो आप जानते ही होंगे, है ना। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, रिडक्शन किसका हो रहा है। यहाँ पे आयरन के पास कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ पे आयरन अकेला हो गया है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब हमको ये बात बताना है रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 का, ठीक। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है या फिर हाइड्रोजन दे रहा है। तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, इसको तो कोई हाइड्रोजन दे नहीं रहा है, तो इसका ऑक्सीजन कौन ले रहा है इसका ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ये हो गया एल्यूमिनियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, ये हो गया Fe2O3। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, मेटल्स का धीरे धीरे सत्यानाश हो जाना, मेटल को खा जाना कोरोजन कहलाता है ना। जैसे हमारा आयरन है, ठीक, एग्जांपल, आयरन किसी मॉइस्ट जगह पे रखा हुआ है, कैसी जगह पे, मॉइस्ट मतलब जहाँ पे कहीं पानी हो। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, है ना, नेचर में ऑक्सीजन तो है ही, तो क्या बना देगा, Fe2O3.H2O। ये क्या कहलाता है, रस्ट, जंग लगना, है ना।
क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन। डिफिनेशन लिख दूँ, लिखा तो है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब मेटल पे अटैक हो जाए, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, है ना, जो कि मेटल को बेकार कर दें, सत्यानाश कर दें उसका, वही हो जाता है कोरोजन। मेटल्स ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्यार प्यार से मेटल को खोखला कर दें, सत्यानाश कर दें उसका, हो जाता है कोरोजन। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेल्स, आयरन रेलिंग, शिप्स, मतलब जो भी लोहे के सामान है या फिर मेटल्स के सामान है उन सबको कोरोजन होना पड़ता है, जिसकी वजह से हर साल हमको बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है ना, उसको रिप्लेस करने में। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। सिल्वर पे काला काला चढ़ जाना, है ना, देखे होगे जो पायल पहनती हैं, मम्मी लोग पायल पहनती हैं ना, उसमें आप देखो वो काला हो जाता है बीच बीच में, तो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, वो भी क्या हो जाता है, कोरोजन ही होता है। कौन करता है कोरोजन, एसिड करता है, मॉइस्चर करता है ना, ये सब चीज़ कोरोजन कर सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है यार, प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका, प्रिवेंशन देख लेते हैं एक सेकंड। ये प्रिवेंशन कैसे प्रोटेक्ट करें कोरोजन से, एलॉइंग कर सकते हैं। एलॉइंग क्या होता है, किसी और मेटल का मिक्सचर बना दो उसी में, है ना, किसी और मेटल से उसको मिक्सचर बना दो, मिक्सचर ऑफ मेटल्स कार्ड एलॉइंग। और एंटी रस्ट सॉल्यूशन डाल सकते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। और बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन, जैसे कि ऑयलिंग, जैसे ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग, ग्रीजिंग, है ना, ये सब किसके हैं, कोरोजन के प्रिवेंशंस। नाउ रेंसिडिटी, जैसे कोरोजन मेटल का होता है, रेंसिडिटी फूड का होता है, फूड का सड़ना, फूड का ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आप कोई खुला खाना रख दो एक दिन बाद, एक दिन के लिए रख दो, है ना, एक दिन में तो वैसे ठंडी में नहीं ख़राब होता है, 2 या 3 दिन से खुला खाना है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्मेल कैसी हो जाएगी उसकी, इरिटेटिंग स्मेल, है ना, ख़राब स्मेल। क्या हो चुका होता है उसमें, जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, इसके वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड मतलब वही ख़राब हो जाना। एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल मतलब हवा में, हवा के ऑक्सीजन की वजह से एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल, ठीक। when fats and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change. usually substances which prevent oxidation are antioxidants. इसका भी प्रिवेंशन देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रिवेंशन रैंसिडिटी का क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं यार, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स का किसी का नाम पता है, बता देता हूँ मैं, BHA, ये क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में वैसे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर। और नाइट्रोजन गैस में पैक्ड फूड पैक होते हैं, पैक्ड फूड, नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना, जो पैक्ड चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail dipped in? बताओ क्या होता है यार, एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है ना,
As iron is more reactive than copper, so it displaces copper in copper sulfate solution. ये रही रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस Cu. यहाँ पे क्या हो गया, मतलब Cu हो गया आयरन के साथ, आयरन Cu नहीं कॉपर, हाँ कॉपर Cu हो गया है ना, ये Cu और Fe क्या हो गया, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर हो. In this reaction, iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fades away. आयरन नेल का जो कलर हो जाता है ये FeSO4 है ना, किस कलर का हो जाता है, ब्राउनिश कलर का. और FeSO4 जो ब्लू कलर का होता है, CuSO4 जो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, वो फेड्स अवे हो जाता है. खाली कॉपर का क्या ही कलर होगा भाई, है ना, ब्राउनिश कलर. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द जो एक्टिविटी 1.1 में. तो ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट के इतने सारे एग्जाम्पल करा रही है. एक तो ये भी है NaOH प्लस H2SO4 प्लस माइनस करना सीखा कि नहीं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, देखो सही बना कि नहीं. NaSO4 इस पर 2 माइनस चार्ज रहता है, तो यहाँ पे 2 सोडियम आ गए Na2SO4 और OH माइनस और H2 क्या बन गया हमारा, वाटर. ठीक है. आइडेंटिफाई द रिएक्शन डेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस डेट आर रिड्यूस. बताओ NaO2 क्या देता है, Na2O. तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम यहाँ अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, कौन ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम. रिड्यूस कौन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन, तो रिडक्शन किसका हो गया, ऑक्सीजन का. CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर अकेला, तो किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर का. हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का. सो डेट्स इट फॉर द चैप्टर. नहीं एक्टिविटी नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे याद है, पहले एक्टिविटी पूरा करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं. ठीक, सो लेट्स मूव ऑन. रेस्ट एक्टिविटी, जो बची कुछ एक्टिविटी है उनको जल्दी जल्दी पूरा करते हैं. ओके, तो एक्टिविटी 1.4 से बचा था. एक्टिविटी 1.4 में क्या कह रहा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO है ना, CaO ले लो, क्या होता है, क्विक लाइन, और उसको बीकर में डाल दो. ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये बीकर में. स्लोली ऐड वाटर. अब इसमें धीरे धीरे हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा. CaO प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलेगा, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना. क्या निकल रहा है, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस. हीट क्या हो रहा है, यस, हीट इवॉल्व. ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक. ठीक है ना, छोटी सी एक्टिविटी थी. नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल. नोट द कलर ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर. ऑब्जर्व द कलर चेंज. अब क्या करना है हमको, आयरन सल्फेट क्रिस्टल लेना है. किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, यह मैंने आपको बता दिया. नोट द कलर ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स. किस कलर का आयरन सल्फेट होता है, ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर. अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से FeSO4 डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, Fe2O3 SO2 और SO3. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. तो हीट करने के बाद क्या होगा, Fe2O3 मतलब FeSO4 डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें किसमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. अब Fe2O3 का कलर क्या होता है, ब्राउन, है ना.
ब्राउन कलर का होता है। तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल, बाद में क्या हो जाएगा एक क्रिस्टल का कलर ब्राउन। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown in figure. What do you observe? Note the change if any. अभी हमारे पास है लेड नाइट्रेट, ये दिया हुआ रिएक्शन। लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। तो क्या कह रहा है? एंड फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यस, वी ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा ड्यू टू NO2 गैस। NO2 गैस की वजह से ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा लेड नाइट्रेट को जलाने से। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो NO2 डिकम्पोज होकर मिल रहा है, इस वजह से दैट इज़ वाई NO2 मेक ब्राउन कलर फ्यूम्स। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड है। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। ये हमारे पास एक कंटेनर है, मग है, जिसके अंदर हमने 2 वो लगा दिए हैं, प्लेट्स लगा दी हैं, एक कैथोड एक एनोड, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी से निकलेगा बिजली, यह है वाटर। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर रहे हैं। तो किस में टूटेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में, है ना। ब्रेक होना है, डिकम्पोजिशन करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही पूछा है आपसे, कौन से गैस मिलेंगे, है ना। ये कहीं पूछा कौन से गैस मिलेंगे, तो कौन से गैस मिलेंगे आप जान गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल आस्क्ड, कहाँ गया? इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। बताओ, जो दोनों गैस के वॉल्यूम सेम रहेंगे टेस्ट ट्यूब में कि नहीं? देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन होता है। तो जो गैस घेरेगा उसका रेशियो भी तो 2:1 होगा। तो हाइड्रोजन गैस इज मोर देन ऑक्सीजन गैस। ठीक, दैट इज द एक्टिविटी। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। व्हाट इज इट्स कलर? सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट कलर का। किस कलर का? सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है। अब वाइट कलर का जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा सिल्वर और क्लोरीन। तो क्या कलर चेंज हो जाएगा? ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द सम टाइम। जब इस पर सनलाइट पड़ेगा तो वो सिल्वर कलर का हो जाएगा। सिल्वर किस कलर का होता है? Ag, मतलब Ag तो सिल्वर ही कलर का होगा ना। तो कलर क्या चेंज होगा? वाइट से सिल्वर। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी, वेयर इज दिस? यहाँ पे क्या करना है यार, हमको टेस्ट ट्यूब लेना है ना। टेस्ट ट्यूब में 2 आयरन का नेल डाले और एक टेस्ट ट्यूब आयरन का, मतलब एक टेस्ट ट्यूब हमको, ये कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ऐसे हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किए? 2 आयरन के नेल्स डाल दिए, और अगले टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं किया। उसको कलर चेंज, मतलब चेक करने के लिए कितना दूसरे में कलर चेंज हुआ, मतलब उसको फ्रेश ऐसे रख दिया चेंज देखने के लिए। अब कुछ देर बाद क्या होगा? ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन पता है ना। कॉपर सल्फेट आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4। यहाँ पे कलरलेस लिखा है, ये कलरलेस कलर का नहीं होगा, है ना। ये होगा ग्रीन कलर का, ग्रीनिश, है ना। इसको आप करेक्ट कर लेना, पता नहीं कैसे कलरलेस लिख दिया मैंने। ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। Fe आयरन का नेल जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पड़ेगा तो क्या होगा? FeSO4 बन जाएगा। FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ये कि
कलर चेंज बताओ आयरन के नेल में। तो आयरन का नेल देखो क्या हो रहा है, पहले वाइट कलर का था, फिर ब्राउन कलर का हो गया ड्यू टू, क्योंकि कॉपर यहाँ पे बाहर आ जा रहा है ना, अब ये कॉपर आयरन पे चिपक जाएगा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर। ठीक, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ग्रीन क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये बन जा रहा है FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अबाउट 3 ml of sodium sulfate solution in other test tube, take about 3 ml of barium chloride solution। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और NaCl। अब बेरियम सल्फेट क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है इसमें, है ना, इसके साथ सॉल्यूबल नहीं होता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये अपना PPT बना लेगा। फॉर्म क्या हो रहा है, BaSO4 फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है हमको, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाइट PPT ऑफ बेरियम SO4। ओके, once again, now this activity, heat the china dish containing 1 gram copper powder। अब कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। किसी चीज़ को अगर हीट करेंगे तो वो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो हीट किया, कॉपर का कलर क्या था, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों आ गया, क्योंकि इसको हीट किया हमने। Now activity 1.11, heat a china dish containing about 1 gram copper powder, what do you observe। देखो कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा, Cu प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हीट करेंगे, क्या बन जाएगा अपना CuO। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, तो कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर, तो हमको ब्लैक कलर मिल जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, और उसको जब जला देंगे तो ब्लैक कलर बन जाएगा। अब हमको वही वापस ब्राउन कलर पाना हो तो क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, फिर कॉपर बच जाएगा, वो किस कलर का हो जाएगा, वापस से ब्राउन कलर का हो जाएगा। और भी कोई एक्टिविटी बची है क्या, नहीं। एक क्वेश्चन बचा था ना वो वाटर वाला, एक्सप्लेन तो कर ही दिया था मैंने, वेयर हियर। Why the amount of gas collected in one of test tube in activity 1.7 double the amount of collected in other। क्योंकि देखो पानी के अंदर वाटर का क्या होता है रेशियो 2:1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो जब वो गैस घेरेंगी तो हाइड्रोजन उसमें भी तो 2:1 का रेशियो घेरेगा, हाइड्रोजन पूरे कंटेनर का 2 घेरेगा और ऑक्सीजन 1 घेरेगा। जिस अमाउंट ऑफ गैस में अवेलेबल होगी वही अमाउंट जो ज़्यादा अवेलेबल वो ज़्यादा घेरेगी, है ना, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैंने सब कुछ अच्छे से करा दिया है ना। ये एक्सरसाइज अब आप सॉल्व करिएगा, बैलेंसिंग मैंने यहाँ पढ़ा ही दिया था। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करो यार, एग्ज़ाम का समय है, एक दूसरे की हेल्प करो, है ना। शेयर ज़रूर करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस में प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत फेस हो रही है ना। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।